Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होगे और इन जो वीडियो लेक्चर के थ्रू आप अपना रिवीजन भी कर रहे होगे एमसीक्यू पे, असर्शन रीजनिंग पर और केस स्टडी पे। आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 12 चैप्टर 5 से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। कोऑर्डिनेशन में नॉमेनक्लेचर एक मस्ट टॉपिक है, बिना नॉमेनक्लेचर के आगे का कुछ समझ भी नहीं आएगा। आइसोमेरिज्म भी आपको रिवाइज करना है और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको वीवीटी पे देना है, क्योंकि वीवीटी से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आपको सीएफटी में T2G इजी कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा ध्यान रखना है और थोड़ी बहुत पढ़ाई वर्नर्स थ्योरी की भी करना होगा। हालांकि मैं सजेस्ट ये भी करूंगा कि डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन के आप एप्लीकेशंस भी जरूर पढ़ लें। कुछ एप्लीकेशंस एग्जाम में आए हुए हैं, लाइक एडिटा का यूज़ क्या है, एडिटा कॉम्प्लेक्स का यूज़ क्या है एंड सिस्प्लैटिन, विल्किंसन कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। राइट, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन पे, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये शॉर्ट वीडियो लेक्चर होगा। नेक्स्ट वाले में हम कवर करेंगे इसी चैप्टर के असर्शन रीजनिंग एंड केस स्टडी के क्वेश्चन। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म बाय Cu2+ आयन इज मोस्ट स्टेबल। अब देखो, सपोर्ट मटेरियल में कुछ क्वेश्चन पुराने सिलेबस के भी हैं। अभी नए बुक में आप देखोगे तो स्टेबिलिटी वाला टॉपिक कट हो गया है, पहले वो था, तो स्टेबिलिटी पे ये क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि चांसेस नहीं है कि आपके एग्जाम में आएगा, बट इसमें पता लगाने का बेस्ट वे क्या है कि आप के वैल्यू देख लो, लॉग के जिसकी हाईएस्ट होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बट ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो मेनली हम मेन जो टॉपिक हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, ना कि आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक पे। The color of the coordination compound depend on the crystal field splitting, right? What will be the correct order of absorption of wavelength of light in the visible region for the complexes? यहाँ होना चाहिए complexes CONH3 6 3 positive, COCN6 3 positive and COH2O6 3 positive। यदि आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ाया था उसका आइडिया हो, तो उसके हेल्प से हम वेवलेंथ का ये जो ऑर्डर है वो बता सकते हैं। इसमें H2O, फिर NH3 और CN इस ऑर्डर पे आएगा और ऑप्शन सी पे टिक करोगे। रेफरेंस किसका लेना है? एनसीईआरटी बुक में CFT वाले टॉपिक पे जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके हेल्प से हम ये बना सकते हैं करेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है, व्हेन 0.1 मोल ऑफ COCl3 NH3 is treated with excess of AgNO3, 0.2 मोल ऑफ AgCl are obtained। वार्नर थ्योरी में इस टाइप के क्वेश्चन थे। यदि 0.1 से 0.2 AgCl PPT बना रहा है तो 1 मोल से 2 मोल बनाएगा। और इस वाले फॉर्मेट में 3 क्लोरीन है और 5 अमोनिया है। 2 क्लोरीन का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो 1 क्लोरीन और 5 NH3 ये लीगेंड होंगे, और क्योंकि 2 मोल्स का प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो 2 को आप क्लोरीन को बाहर रखोगे। तो क्वेश्चन है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट बना इसको डिसोशिएट कराएंगे तो क्या होगा? इस एंटिटी पे चार्ज 2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो आएगा 1:2, क्योंकि एक कैटायन है और 2 एनायन है, तो हम इस पे टिक कर लेंगे। जितने क्लोरीन गिवन है उसमें से जितने का प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो क्लोरीन आप बाहर रखोगे लाइक काउंटर आयन, और रिमेनिंग क्लोरीन क्या होंगे? लीगेंड्स। टोटल लीगेंड इसमें 6 हो गए और डिसोसिएट होके ये आयन टोटल 3 बनाएगा और रेशियो 1:2, एक कैटायन और 2 एनायन, तो 1:2 पे हमने इसे टिक कर दिया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ। IUPAC नेमिंग के लिए सबसे पहले आपको CMI आइडेंटिफाई करना है। प्लैटिनम है CMI X, NH3 पे चार्ज क्या होता है? 0, इंटू 2 करोगे तब भी 0 ही रहेगा, और Cl2 -2 इक्वल 0, X इक्वल क्या आ जाएगा? प्लस का 2। तो अमाइन और क्लोराइडो में देखा जाए तो पहले आएगा डाई अमाइन, डाई क्लोराइडो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, प्लैटिनम और चार्ज 2। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब ऑप्शंस को आप चेक करोगे तो कहीं चार्ज 4 गिवन है, कहीं 0 है, कहीं 4 है, जबकि चार्ज क्या आना चाहिए? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। देखो, स्टेबिलिटी काफ़ी फैक्टर पे डिपेंड करता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी हिंट मिलेगा, यहाँ चेलेटिंग इफेक्ट भी एक मेन फैक्टर है, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी एक मेन फैक्टर है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग CO बनाता है, बट इसमें चेलेट इफेक्ट कौन शो कर रहा है? तो जो डाइडेंटेट लीगेंड्स होते हैं लाइक EN एंड OX वो चेलेट इफेक्ट शो करते हैं, और चेलेट इफेक्ट के कारण ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ C2O4
ऑक्जेलेट आयन है और ये चेलेटिंग इफेक्ट शो करेगा एंड दिस इज द रीजन कि ये क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से रिलेटेड कि ऑक्टाहेड्रल के लिए इसकी वैल्यू गिवन है और टेट्राहेड्रल के लिए क्योंकि 4 है इसमें कोऑर्डिनेशन तो टेट्राहेड्रल होगा, 6 कोऑर्डिनेशन है तो ऑक्टाहेड्रल। तो हमें फाइंड करना है इसकी CFSE। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 4/9 और ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू क्या है 18,000, 9 से ये 2000 और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 8000। तो आप 8000 वाले पे टिक कर दे डायरेक्टली। ये रिलेशनशिप हमें याद रखना है और इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, राइट। Which of the following species is not likely to be a ligand? लिगेंड में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए क्योंकि सभी लिगेंड अपना लोन पेयर CMI को डोनेट करते हैं उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो अब फर्स्ट वाले में आपको लोन पेयर दिख जाएगा, इसमें भी लोन पेयर N के पास दिखेगा, हालांकि ये स्ट्रक्चर भी शायद प्रॉब्लमेटिक ही है। CO में तो होता ही है कार्बोनाइल, बट NH4+ की स्ट्रक्चर में N के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो इसमें लीगेंड बनने की कोई टेंडेंसी नहीं होगी। बाकी सबके पास कहीं ना कहीं लोन पेयर है तो वो लीगेंड बन सकते हैं। नेक्स्ट वापस एक IUPAC नेम का क्वेश्चन है। सबसे पहले CMI का चार्ज फाइंड करेंगे। प्लैटिनम विद CMI X, NH3 पे चार्ज क्या होगा 0, Cl पे क्या होगा -1, NO2 पे -1 और ओवरऑल 0। X इक्वल क्या आ गया प्लस का 2, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 इधर भी है, फर्स्ट वाले में नहीं है। तो चेक करते हैं कि क्या इसका नेम होना चाहिए। अमाइन, क्लोराइडो और नाइट्राइटो N में सबसे पहले क्या आना चाहिए अमाइन, तो डाई अमाइन, फिर क्लोराइडो, नाइट्राइटो N, प्लैटिनम और जो चार्ज आया 2। तो ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है, डाई अमाइन, क्लोराइडो, नाइट्राइट N लिखा हुआ है जबकि नाइट्राइटो N इसका नाम होता है। NO2 जब लिखा हो ना NO2 नेगेटिव तो इसका नाम होता है नाइट्राइटो N और ONO नेगेटिव तो इसे हम बोलेंगे नाइट्राइटो O। ये केसेस होगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, C ऑप्शन। थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि गवर्नमेंट बुक है सपोर्ट मटेरियल, बट क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके हेल्प से आपको फाइनल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं जो लगभग 24 मार्क्स के होंगे इन तीनों टॉपिक पे बेस्ड, तो काफ़ी फ़ायदा आपको मिल जाएगा। सिमिलर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एटॉमिक नंबर Mn, Fe और CO की है 25, 26, 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इनर ऑर्बिटल, इसमें से कौन है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड डायमैग्नेटिक। यदि आप VVT अप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली पता लग जाएगा कि इनर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स होंगे और 6 कोऑर्डिनेशन है, सब में 6 कोऑर्डिनेशन है, तो कौन D2sp3 हाइब्रिडेशन शो कर रहा है और इसमें डायमैग्नेटिक का मतलब इसमें सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है 3d7 एंड 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कराओगे तो इसमें 3d6 बचेगा और 6 के इलेक्ट्रॉन जब बैक पेयर्ड होंगे D2sp3 के लिए तो सभी पेयर्ड होने के कारण ये डायमैग्नेटिक होगा और ये इनर भी है। बाकी सब में कहीं ना कहीं आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा और अनपेयर्ड होने से वो पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। अब ऐसे एक पैरामैग्नेटिक का क्वेश्चन देखो नेक्स्ट भी है। Which of the following options are correct for FeCN6 3 negative, FeCN6 3 negative। ये क्या था डायमैग्नेटिक बाकी पैरा, तो ये तो डायरेक्टली पता लग गया कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। और 6 कोऑर्डिनेशन पे कभी भी sp3 नहीं होता, ये 4 कोऑर्डिनेशन के लिए, sp3d2 आउटर के लिए है और डायमैग्नेटिक तो ये है नहीं। ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेट करके आप 9 एंड 10 सॉल्व कर सकते हो और एग्जाम में यदि आता है तो फिर थोड़ा VVT यहाँ भी करना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि आयरन की यहाँ चार्ज क्या आएगा 3 पॉजिटिव और आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d6 एंड 4s2, लूज करा दिया 3 इलेक्ट्रॉन तो 3d5। अब 3d5 में आप 2 इलेक्ट्रॉन को बैक पेयर्ड भी कर लो हाइब्रिडाइजेशन के लिए, 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड हो गया, ये इधर पेयर्ड, इसका यूज हो जाएगा D2sp3 के लिए, तब भी एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड बचेगा, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। ओके, VVT की प्रैक्टिस इसलिए मैंने बोला था कि सबसे ज्यादा आपको करना है इस चैप्टर में। डेंटिसिटी मतलब कितने डोनर एटम है, कितने लोन पेयर नहीं कितने डोनर एटम है। PPS3 का नाम क्या है ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन, ये मोनोडेंटेट, और EN इज इथाइलिन डाइमाइन और इथेन 1,2 डाइमाइन, ये डाइडेंटेट है। तो इसकी डेंटिसिटी 1, इसकी डेंटिसिटी 2, 1 और 2 का ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन लीगेंड टेबल से आ सकते हैं।
नेक्स्ट है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय। जब हमने आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जो Ml4x2 पे बेस्ड होते हैं, हम सिर्फ एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल तो ये शो करेगा, क्या ये आयोनाइजेशन शो कर सकता है? इसमें लिगेंड स्विचिंग से चार्ज चेंज होगा या नहीं होगा? चांसेस कम है। यदि एक Cl को आप अंदर और Br को बाहर करो तो चार्ज तो सेम ही रहेगा। सपोर्ट मटेरियल में इसका आंसर आयोनाइजेशन भी गिवन है, बट एक्चुअली इसे ज्योमेट्रिकल ही होना चाहिए। ऑप्टिकल तो ये शो करेगा नहीं, क्योंकि ऑप्टिकल का फॉर्मेट इस पे है ही नहीं। ऑप्टिकल नहीं कर रहा है तो ऑप्टिकल आयोनाइजेशन भी नहीं करेगा, बट क्या ज्योमेट्रिकल के साथ ये आयोनाइजेशन भी कर सकता है? आयोनाइजेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है कि लिगेंड इंटरचेंज होते हैं काउंटर आयन के साथ और चार्ज थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, बट इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी हो नहीं रही, क्योंकि एक Cl को आप अंदर सेंड करोगे और एक Br को बाहर, तो चार्ज तो प्लस माइनस ही रहेगा। मतलब ज्योमेट्रिकल ओनली पे टिक करना ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स विच विल बी कलरलेस। अब देखो कलरलेस कॉम्प्लेक्स वो होंगे जिसके CMI के पास D0, इलेक्ट्रॉन एक भी अनपेयर्ड नहीं है। फर्स्ट वाले में यहाँ जो चार्ज आएगा टाइटेनियम पे +3 और टाइटेनियम है 22, तो D1 बचेगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कलर्ड। यहाँ क्रोमियम पे प्लस चार्ज है तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कराने के बाद भी 3D5, तो D5 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ टाइटेनियम पे 4+ चार्ज आएगा और Ti4+ मतलब क्या हो गया, D0, तो D0 वाले ही कलरलेस होंगे। Fe वाले में भी चार्ज क्या आ रहा है 2+ और 2+ का मतलब 3D6, D6 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन से आप पता लगा लो कि किसमें 0 इलेक्ट्रॉन आएगा, किसमें अनपेयर्ड एक भी नहीं है, वो कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट है K3COF6 इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। द हाइब्रिडाइजेशन, देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में COF6 है, और COF6 में जब भी फ्लोरीन, मैंने बताया था कि हैलोजन वाटर कार्बोनाइल जनरली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 है तो सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या लिखना है, sp3d2। जैसे इनर में कोऑर्डिनेशन 6 हो तो हम d2sp3 लिखते हैं, और आउटर में sp3d2 यहाँ सर्च कीजिए, sp3d2 ये है, तो ऑप्शन गिवन है ऑलरेडी, और यही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता जनरली, तो हम d2sp3 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स विच इज पैरामैग्नेटिक। फिर ये सिंपल क्वेश्चन है, पैरामैग्नेटिक भी और टेट्राहेड्रल भी, तो इन सबका आप देखो ये तीनों ही क्वेश्चन VVT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से किसी को भी मिस नहीं करना है। बट कोऑर्डिनेशन 4 पे NiCl4sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसके जो D के इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होते, इन दोनों में आप करोगे ना VVT, तो यहाँ भी DsP2 आएगा, यहाँ भी DsP2 आएगा, ये दोनों डायमैग्नेटिक होंगे। इसका VVT अच्छे से चेक करना है। लेकिन NiCl4 में जो 3D8 है, D ऑर्बिटल इनर यूज नहीं होता, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण D के 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच जाते हैं, तो निकल के इन 3 कॉम्प्लेक्स में NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक। हालांकि ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं निकल रिलेटेड। अलॉन्ग विथ एक और क्वेश्चन था निकल का, इसकी भी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। NiNH3 6 2 पॉजिटिव, ये 4 क्वेश्चन निकल रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है इनकी VVT। On dissolving K4FeCN6 in water, the presence of ions detected। अब देखो होता क्या है, सब लोगों को लगता है कि क्या हम काउंटर आयन के अलावा लिगेंड को भी आयनाइज कर सकते हैं? नहीं, सेकेंडरी वैलेंस आयनाइजेबल नहीं होता। जब इसे आयनाइज करेंगे तो 4K+ और एंटिटी पे क्या चार्ज आ जाएगा, FeCN6 4-, तो इसमें कटायन के फॉर्म में पोटेशियम फॉर्म हो रहा है और एनायन सिर्फ यही रहेगा, ये फर्दर स्प्लिट नहीं होगा। जबकि ऑप्शन में Fe भी गिवन है, K+Cn भी गिवन है, Cn भी, बट कौन सा आयन प्रैक्टिकली फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, सिर्फ K+, क्योंकि ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसेज नॉन आयोनाइजेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, राइट। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स आयन विच डज नॉट हैव एनी D इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें Mn पे हम चार्ज फाइंड करेंगे, तो x -8 -1 +7, अब 7 इलेक्ट्रॉन आप लूज करा दोगे तो D में 0 आ जाएगा, जबकि कोबाल्ट 3+ है तो D में कुछ अनपेयर्ड रहेंगे। Fe पे चार्ज 3+ है, कुछ अनपेयर्ड होगा। क्रोमियम पे भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कुछ अनपेयर्ड रहेगा, किसमें नहीं बचेगा, A वाले में, राइट। नेक्स्ट में 2 आइसोमर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स है उसके 2 आइसोमर है A और B, आइसोमर है तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा ना। A बनाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्टिंग विद BaCl2,
राइट अब जहाँ बेरियम पे चार्ज क्या है 2 पॉजिटिव, इसका ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। और जो बी था वो AgCl के साथ प्रेसिपिटेट, AgCl प्रेसिपिटेट बनाता है जब ट्रीटमेंट आप सिल्वर नाइट्रेट से करते हो। तो सिल्वर प्लस है, Cl भी प्लस है। इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा काउंटर आयन ढूंढना है जो मोनोवैलेंट हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता हो, राइट। तो इसमें देखो CONH3 से SO4 बेरियम डिस्प्लेस कर सकता है और Cl यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ भी SO4 है, इसको बेरियम, क्योंकि बेरियम पे 2 पॉजिटिव है बट सिल्वर पे तो सिर्फ प्लस चार्ज है। तो AgCl बनाने के लिए एक Cl काउंटर आयन चाहिए जो कि यहाँ भी है और इधर भी गिवन है। लेकिन इसमें देखो होता क्या है कि इस थर्ड वाले में ये आपस में जब स्विच होंगे ना, अभी चार्ज प्लस माइनस है, जब इसको स्विच करोगे तो 2 + 2 ये आयोनाइजेशन भी शो कर सकता है। तो बोला गया है कि बताओ कौन सा ऐसा इसका आइसोमर होगा बी का, जो इसमें बताया गया द कॉम्प्लेक्स बी एंड टाइप, जो बी कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा और किस तरीके से आइसोमराइजेशन वो शो करेगा। कोऑर्डिनेशन तो करेगा नहीं क्योंकि कोऑर्डिनेशन डबल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में होगा। ये दोनों एग्जांपल सेम गिवन थे बट सी पे क्यों टिक किया, क्योंकि इसमें जब लीगेंड और काउंटर आयन स्विच होंगे तो ये आयोनाइजेशन भी शो कर पाएगा, क्योंकि वो दोनों ही कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंटली आयोनाइज होंगे, राइट। लास्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स विच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ऑप्टिकल के लिए पढ़ाया गया था कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लेवो, एंड दे आर रिलेटेड टू एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। क्या ट्रांस ऑप्टिकल बनाएगा? ट्रांस का मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होता है, ये नहीं बनाएगा। और ये जो कंडीशन है 4-2 ये ज्योमेट्रिकल के लिए है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वाला 3-3 ये फैकमर के लिए था, फेशियल एंड मेरिडियोनल के लिए। बट सिस, जो सिस हैं वो डेक्स्ट्रो की तरह बिहेव कर लेते हैं क्योंकि ये हमेशा अपना इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल बना लेंगे। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हो Cl Cl En। सिस से हम ट्रांस भी बना सकते हैं, जो चार्ज होगा इस पे प्लस, और ये सिस आपका डेक्स्ट्रो भी हो जाएगा। और इसका मिरर इमेज जो होगा वो लेवो होगा। और ट्रांस बनाने के लिए हम Cl को Cl के ऑपोजिट, En को En के ऑपोजिट। जो सिस वाले आइसोमर्स होते हैं वो डेक्स्ट्रो भी होते हैं, सिस से आप ट्रांस बना सकते हो, डेक्स्ट्रो से लेवो। तो जब ट्रांस बनाते हैं लिगेंड ऑपोजिट चला जाएगा, और जब लेवो बनाओगे तो उसका मिरर इमेज होगा नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 5 से क्लास 12 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इसी चैप्टर के जितने भी असर्शन रीजनिंग है और कुछ केस स्टडी के क्वेश्चन। छोटे छोटे वीडियो लेक्चर को देखना आपके लिए बोरिंग भी नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर भी आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। Follow and subscribe us for more.